नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और अब वक्त हो चला है खबर चालीसा का। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के डर से हफ्ते के पहले दिन ही बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो गया। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 1000 पॉइंट लुढ़क गया। दोपहर तक इंडेक्स 48,000 के नीचे आ गया। दिन भर भारी गिरावट के बाद अंत में सेंसेक्स 1708 अंकों की भारी गिरावट के साथ 47,883 पर बंद हुआ है। निफ्टी 524 अंक टूटकर 14,311 के स्तर पर बंद हुआ है। आज की गिरावट में निवेशकों के 8,40,000 करोड़ रुपए डूब गए। इससे पहले 29 जनवरी को सेंसेक्स 48,000 के नीचे बंद हुआ था। आज सभी सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों पर बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 9.25% और मीडिया इंडेक्स ने 8% का गोता लगाया। रियल्टी इंडेक्स 7.5%, मेटल इंडेक्स 6% और ऑटो और निजी बैंक इंडेक्स 5% तक नीचे फिसले। 4 सरकारी बैंकों ने 10 से 12% का गोता लगाया। रियल्टी इंडेक्स पर डीएलएफ के शेयर 12% तक लुढ़के। प्राइवेट बैंकों में आरबीएल बैंक के शेयर सबसे ज्यादा टूटे। देश के दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस शेयर बायबैक लाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर अंतिम फैसला कंपनी की बोर्ड बैठक में 14 अप्रैल को होगा। अगर शेयर बायबैक को मंजूरी मिल जाती है तो बीते 5 सालों में यह कंपनी का तीसरा बायबैक होगा। इस शेयर बायबैक का साइज 10 से 12,000 करोड़ रुपए हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बायबैक 1650 से 1670 रुपए प्रति शेयर के बीच लाया जा सकता है। कंपनी 14 अप्रैल को ही चौथी तिमाही के नतीजे भी जारी करेगी। रिटेल ब्रोकिंग कंपनी अपस्टॉक्स ने अपने ग्राहकों को एक बड़े डेटा लीक के बारे में अलर्ट किया है। कंपनी ने कहा है कि उसके ग्राहकों का कॉन्टैक्ट डेटा और केवाईसी डिटेल्स लीक हो गए हैं। हालांकि कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि ग्राहकों का फंड और शेयर डिटेल्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कंपनी अपने सभी यूजर्स के लिए ओटीपी के जरिए नए सिरे से पासवर्ड को सेट करा रही है। कंपनी ने दावा किया है कि वो अपने ग्राहकों की सुरक्षा को टॉप प्राथमिकता देती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। फरवरी में सालाना आधार पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट आई है, जबकि मार्च में रिटेल महंगाई दर बढ़ गई है। फरवरी में आईआईपी गिरकर -3.6% रही, जबकि इस दौरान पिछले साल 1% रही थी। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सालाना आधार पर 3.8% से घटकर -3.7% पर आ गई है। जहां तक रिटेल महंगाई की बात है तो मार्च में ये 5.52% रही। फरवरी में ये 5.03% रही थी। महंगाई दर बढ़ने का मतलब यह है कि ब्याज दरें घटने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। 2021 के लिए ग्रोथ अनुमान 12.4% से घटाकर अब 11.5% कर दिया गया है। साथ ही भारत में महंगाई बढ़ने की भी आशंका जाहिर की गई है। नोमुरा ने भारत के साथ साथ फिलीपींस के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को भी 8.8% से घटाकर 5.4% कर दिया है। नोमुरा ने भारतीय करेंसी रुपए पर भी दबाव बढ़ने की आशंका जाहिर की है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 9,250 करोड़ रुपए रहा, जबकि 9,540 करोड़ रुपए का अनुमान था। पिछली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 8,701 करोड़ रुपए था। चौथी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 42,015 करोड़ से बढ़कर 43,710 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 15 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। 31 मार्च को खत्म हुआ वित्त वर्ष ऑटो सेक्टर के लिए काफी खराब साबित हुआ। कोरोना और लॉकडाउन ने ऑटो बिक्री पर ब्रेक लगाने का काम किया। वित्त वर्ष 2020-21 में यात्री वाहनों की बिक्री में 2.25% की गिरावट आई है। सभी कैटेगरीज को मिलाकर देखें तो सेल्स में 13.5% की गिरावट आई है। इंडस्ट्री बॉडी सियाम ने यह डेटा जारी किया है। वित्त वर्ष 2021 में बाद के महीनों में बिक्री जरूर सुधरी थी, लेकिन ओवरऑल इसमें गिरावट नजर आ रही है। कोरोना वायरस से जुड़े इंश्योरेंस क्लेम में कई शिकायतें हैं कि नेटवर्क प्रोवाइडर कैशलेस क्लेम मरीजों को मुहैया नहीं करवा रहे हैं। इस पर इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है कि पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक कंपनियों को मरीजों को कैशलेस क्लेम देना जरूरी है और ऐसा नहीं करने पर इंश्योरेंस कंपनी पर एक्शन होगा। तनिष्क ने अपने सब ब्रांड रिवाह को नए अवतार में उतारा है। रिवाह के जरिए
कंपनी ने देश के अलग अलग हिस्सों के मुताबिक वेडिंग ज्वेलरी लॉन्च की है। इसके लिए कंपनी ने एक एड कैंपेन की भी शुरुआत की है। फिलहाल तनिष्क की वेडिंग ज्वेलरी सेगमेंट में 20% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। अब नए प्लान के मुताबिक कंपनी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। आपको बता दें कि अप्रैल और मई देश में शादियों का सीजन होता है और इस दौरान तनिष्क ज्वेलरी के नए लॉन्च से ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है। कोरोना वायरस के विकराल रूप के बीच एक राहत की खबर आई है। एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस पर अंतिम फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर यह कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। भारत में इस समय 2 ही वैक्सीन उपलब्ध हैं। उनमें कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है, जबकि कोविशील्ड का कुछ शर्तों के साथ 80% तक है। ऐसे में 91% से ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ रूसी वैक्सीन सबसे ज्यादा एफिकेसी रेट वाली वैक्सीन हो जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में यहां 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। 48 लोगों की मौत भी हुई है। ये 14 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। राजधानी में 5,500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने अस्पतालों में और बेड्स बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कोरोना से इस वक्त सबसे बुरी हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां बीते 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तलवार भी अब लटकती नजर आ रही है। इस बाबत राज्य में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज एक बार फिर बैठक करने पहुंचे। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में 14 अप्रैल के बाद पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, 2 हफ्तों के आसपास का। राज्य के ज्यादातर शहरों में हालात बेकाबू हैं। मुंबई में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए मुंबई प्रशासन अलर्ट पर है। बीएमसी ने बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति बनाई है। कदम भी उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मुंबई में 3 नए जंबो कोविड सेंटर्स खोले जाएंगे। साथ ही कई होटल्स को भी कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा। वहीं टेस्टिंग लैब्स को निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दी जाए। साथ ही इन तमाम गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नोडल ऑफिसर को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के विकराल रूप के बीच राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 12वीं के एग्जाम मई अंत तक और 10वीं की परीक्षाएं जून में होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी से अनुरोध करेगी कि वो अपनी परीक्षाओं की तारीख पर पुनर्विचार करें। इससे पहले राज्य सरकार ने 1 से लेकर 9वीं और 11वीं के सभी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला भी किया था। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण का कहर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज आज से अपने अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले 3,000 में से 44 कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले में आने के बाद कोर्ट रूम समेत पूरी अदालत परिसर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण बिगड़ते हालात को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि राज्य में महामारी के कारण पैदा हालात राज्य सरकार के दावों से कहीं अलग हैं। गुजरात सरकार भले ही सब कुछ ठीक होने के दावे कर रही हो, लेकिन राज्य की जनता को लग रहा है जैसे उन्हें ईश्वर की दया पर छोड़ दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव डी करिया के बेंच ने यह तीखी टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी का गुस्सा उनकी बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि बंगाल में हुए आधे चुनावों में टीएमसी साफ हो गई है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि वो आपका खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। बंगाल के कलिम्पोंग में अमित शाह ने रैली की और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 2 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी।
जलपाईगुड़ी में भी अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि बंगाल में दीदी तुष्टिकरण कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी उत्तर बंगाल की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। गोरखा और भाजपा का गठबंधन ईश्वर ने बनाया है। ये जमीन पर बना गठबंधन नहीं है। भगवान ने गोरखा और भाजपा को भाई भाई बनाकर भेजा है, भाई भाई बनाकर। आपने कई बार हमने जो प्रत्याशी भेजा उसको चुनकर भेजा, मगर इस बार तो हमने मेरे गोरखा भाई राजू बिष्ट को भेजा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नादिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप काम करने वाले को वोट करेंगे या लोगों की हत्या करने वालों को। उन्होंने ये भी कहा कि वो 3 दिनों तक अस्पताल में रही। बीजेपी ने उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो चुनाव प्रचार न कर सकें। उन्हें एक बार फिर बाहरी का मुद्दा दीदी ने उठाया और कहा कि क्या आप चाहते हैं कि बंगाल को भी गुजरात बना दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि बंगाल बाहर के लोगों के हाथ में दे दिया जाए? अभिनेता सलमान खान 26/11 के शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन से प्रेरित फिल्म मेजर का हिंदी टीजर लॉन्च करेंगे। मेजर में तेलुगु अभिनेता अधिविशेष मेन लीड में है। इस फिल्म को 3 सुपरस्टार्स 3 भाषाओं में लॉन्च करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। फिल्म मेजर की शूटिंग हिंदी और तेलुगु में की जा रही है, जबकि मलयालम दर्शकों के लिए इसे डब किया जाएगा। साथ ही शाशी किरण टिक्का द्वारा निर्देशित मेजर बतौर प्रोड्यूसर महेश बाबू की पहली फिल्म होगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी को स्टार करीना कपूर की चुटकी ली है। आमिर ने कहा कि जहां पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से निपट रही थी, वहीं लाल सिंह चड्ढा को कोरोना के साथ साथ प्रेग्नेंट करीना से भी निपटना पड़ रहा था। आपको बता दें कि आमिर खान और करीना कपूर स्टारर ये फिल्म पिछले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते शूट नहीं हो सका और 1 साल के लिए ये टाल दिया है। अब उम्मीद है कि इस साल क्रिसमस पर यह फिल्म रिलीज हो जाए। देश कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है, जिससे बॉलीवुड भी काफी प्रभावित हुआ है। लोगों की भीड़ को देखकर बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को भी काफी गुस्सा आ गया। ऋचा ने हरिद्वार कुंभ का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए ऋचा ने लिखा कि महामारी फैलाने वाला सुपर स्प्रेडर इवेंट है। आईपीएल के 14वें सीजन का आज चौथा मैच चल रहा है। मुंबई में खेले जा रहे इस मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से है। किंग्स पंजाब जो नाम बदल गया है। किंग्स के साथ साथ दोनों ही टीमें अपने अभियान का आगाज कर रही हैं। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स और किंग्स पंजाब के बीच अब तक 21 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से राजस्थान ने 12 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब को 9 मैचों में जीत मिली है। आईपीएल के कल यानी रविवार के मुकाबले में केकेआर ने हैदराबाद की टीम को 10 रनों से हरा दिया। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और 187 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 177 रन ही बना सकी और 10 रन से मैच हार गई। नीतीश राणा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर तेज शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 7 ओवर में 53 रन जोड़े। केकेआर की तरफ से नीतीश राणा 80 रन और राहुल त्रिपाठी ने 53 रन बनाए। इसके बाद नबी और राशिद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को 187 रनों पर रोक दिया। हैदराबाद की जॉनी वेस्टो के 55 रन और मनीष पांडे के नाबाद 61 के बाद भी 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल में मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा और इन दोनों टीमों के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस को सीजन के ओपनिंग मैच में आरसीबी के हाथ करारी शिकस्त मिली थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने पहले मुकाबले में हैदराबाद सनराइजर्स पर जीत के बाद काफी उत्साहित है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में है। कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी ऑयन मॉर्गन करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपने जोड़ीदार पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की है। शिखर धवन का कहना है कि पृथ्वी इतनी सहजता से बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसे देखकर सुखद एहसास होता है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पृथ्वी शॉ ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और 38 गेंदों पर 72 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स शानदार जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। आपको बता दें कि इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ ने 827 रन बनाए थे, जिसमें दोहरा शतक भी शामिल है।
दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज आवेश खान सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का विकेट लेकर बेहद खुश हैं। आवेश ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में धोनी को 0 पर बोल्ड किया था। आवेश खान ने धोनी के विकेट को ड्रीम विकेट करार दिया। वो इससे पहले साल 2018 में धोनी का विकेट लेने से चूक गए थे। तब कॉलिन मुनरो ने आवेश की गेंद पर धोनी का कैच छोड़ दिया था। आवेश खान ने शनिवार को मैच में 4 ओवरों में 23 रन देकर 2 विकेट लिए थे।